नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करते हैं हमारे प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक थॉर्नडाइक के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आपको विदित है, थॉर्नडाइक जो है अपने आप में मनोविज्ञान के वे प्रमुख विद्वान हैं जिनका नाम लेते ही शिक्षा मनोविज्ञान जैसी विषय वस्तु की कल्पना स्वतः ही मस्तिष्क में पैदा हो जाती है। थॉर्नडाइक का नाम यदि मनोविज्ञान या विशेषकर शिक्षा मनोविज्ञान से अलग कर दिया जाए तो शिक्षा मनोविज्ञान का अस्तित्व नहीं रहता है, क्योंकि थॉर्नडाइक ही शिक्षा मनोविज्ञान के जनक हैं। दोस्तों, 31 अगस्त 1874 को जन्मे एडवर्ड एल थॉर्नडाइक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे जो अपने जीवन के अंतिम पड़ाव यानी 9 अगस्त 1949 तक मनोविज्ञान के हीरो बने रहे। दोस्तों, ये अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे और सबसे बड़ी बात यह है कि 31 अगस्त 1874 को जन्मे और जब से ये मनोविज्ञान के क्षेत्र में आए तब से लेकर के अपने जीवन के अंतिम समय यानी 9 अगस्त 1949 को इनकी मृत्यु हुई, उस अंतिम दौर तक ये मनोविज्ञान के क्षेत्र में एक बहुत बड़े व्यक्तित्व के रूप में स्थापित रहे। इनके द्वारा जो किए गए कार्य हैं उनमें सबसे प्रमुख कार्य इनका है दोस्तों, इन्होंने जो है एक पशुओं पर या जंतुओं पर शोध कार्य किया था और उसके बाद में एनिमल इंटेलिजेंस नामक शोध पत्र इन्होंने प्रकाशित किया था। इनका जो एनिमल इंटेलिजेंस नामक शोध पत्र था, इसी से इन्होंने अधिगम का सिद्धांत देने का कार्य किया था। यानी एनिमल इंटेलिजेंस नामक शोध पत्र से अधिगम का सिद्धांत देने वाले इस विद्वान ने द साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग, द मेजरमेंट ऑफ इंटेलिजेंस, ह्यूमन नेचर एंड सोशल ऑर्डर नामक पुस्तकें लिखी। हालांकि इन्होंने अपना जो सिद्धांत पहली बार दिया अधिगम के क्षेत्र में प्रयास एवं त्रुटि का, वो इन्होंने एनिमल इंटेलिजेंस के माध्यम से दिया था और वो घटना थी 1898 ईस्वी की। बाकी इसके अलावा इन्होंने कई प्रसिद्ध पुस्तकें लिखी जिनमें द साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग, द मेजरमेंट ऑफ इंटेलिजेंस, ह्यूमन नेचर एंड सोशल ऑर्डर प्रमुख थी। मूलतः पशु मनोवैज्ञानिक थे। ध्यान रहे, थॉर्नडाइक मूलतः क्या थे? पशु मनोवैज्ञानिक थे। उनके उसके साथ साथ ही पशु मनोविज्ञानी होने के साथ साथ ही इन्होंने शिक्षा मनोविज्ञान के जनक के रूप में अपने आप को स्थापित किया। यानी इन्हीं को हम शिक्षा मनोविज्ञान के जनक भी कहते हैं। इन्होंने शिक्षा मनोविज्ञान में सीखने की प्रक्रिया में अधिगम का सिद्धांत प्रस्तुत किया। किस तरह से एक बालक सीखता है, एक व्यक्ति सीखता है, इसको लेकर के इन्होंने अधिगम का सिद्धांत प्रस्तुत किया। ये हमेशा ध्यान रहे कि सबसे पहले और सबसे अधिक, सबसे पहले यानी पहली बार यदि किसी व्यक्ति ने प्रयोग किया हो तो पशुओं के ऊपर, तो वो थॉर्नडाइक है। यानी सबसे पहले जंतुओं पर प्रयोग करने वाले थॉर्नडाइक है और सबसे अधिक प्रकार के जो प्रयोग किए अधिक जंतुओं पर, यानी पहले नंबर पर तो ये पहली बार जंतुओं पर प्रयोग किया वो भी थॉर्नडाइक है और सबसे अधिक जंतुओं के ऊपर, अलग अलग प्रकार के कई जंतुओं पर प्रयोग करने का श्रेय भी किसको जाता है? थॉर्नडाइक को जाता है। दोस्तों, सबसे पहले 1898 ईस्वी में इन्होंने विभिन्न जंतुओं पर प्रयोग करने के बाद अधिगम के क्षेत्र में अपना प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत दिया था। इनके द्वारा सबसे पहले 1898 ईस्वी में अपना विचार अधिगम के क्षेत्र में अधिगम के सिद्धांत के रूप में दिया था, प्रयास एवं त्रुटि। और इन्होंने कहा था कोई भी प्राणी प्रयास करता है तो उससे त्रुटि होती है, लेकिन इसे घबराना नहीं चाहिए, बल्कि बार बार प्रयास करते रहना चाहिए, क्योंकि जब तक वो प्रयास करता रहेगा निश्चित रूप से त्रुटि होगी, लेकिन एक दिन त्रुटि का विलोप हो जाएगा और प्राणी उस व्यवहार को सीख जाएगा। तो प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत इन्होंने प्रस्तुत किया था। इन्होंने ये वर्तमान सिद्धांत 1913 में अपनी पुस्तक एजुकेशनल साइकोलॉजी में दिया था।
जबकि वर्तमान में जो हम इनका प्रमुख सिद्धांत पढ़ते हैं अधिगम का, जिसमें इन्होंने सीखने के नियम प्रस्तुत किए, ये इन्होंने 1913 में अपनी पुस्तक एजुकेशनल साइकोलॉजी में दिया था। इसके बाद में देखिए दोस्तों, इनके सिद्धांत को प्रयास एवं त्रुटि का, संबंधवाद का सिद्धांत, संयोजनवाद का, प्रयत्न एवं भूल का, उद्दीपन अनुक्रिया का आदि नामों से भी जानते हैं। यानी इनका जो अधिगम का सिद्धांत है, जो वर्तमान में दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे पुराना अधिगम सिद्धांत कहलाता है, इसे हम प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत के नाम से जानते हैं, संबंधवाद के नाम से जानते हैं, संयोजनवाद के नाम से जानते हैं, प्रयत्न एवं भूल के नाम से जानते हैं और उद्दीपन अनुक्रिया के नाम से जानते हैं। ये सभी नाम इसी सिद्धांत के हैं। दोस्तों, इन्होंने जो अपना प्रयोग किया था, वो प्रयोग किया था भूखी बिल्ली पर, और इनका प्रयोग पजल बॉक्स के माध्यम से था तथा मछली के टुकड़े का सहयोग इन्होंने लिया था। यानी कि जिस प्राणी पर प्रयोग किया वो है भूखी बिल्ली। किसके माध्यम से किया? तो पजल बॉक्स के माध्यम से किया, और जिसका सहयोग इन्होंने लिया वो था मछली का टुकड़ा। यानी कि भूखी बिल्ली को पजल बॉक्स में बैठाया और उस बिल्ली को प्रभावित करने के लिए या अनुक्रिया करने के लिए इन्होंने उद्दीपक के रूप में मछली का टुकड़ा रखा था। इन सभी के सहयोग से इन्होंने अपना प्रयोग किया और प्राप्त परिणामों के आधार पर सीखने के नियम दिए। यानी प्राप्त परिणामों के आधार पर, इस भूखी बिल्ली पर किए गए प्रयोग के आधार पर जो परिणाम निकल कर के आए, उन परिणामों के आधार पर इन्होंने सीखने के नियम दिए, जो दुनिया में प्रथम है। यानी संसार में पहली बार सीखने के कोई नियम यदि दिए गए तो वो थॉर्नडाइक के द्वारा दिए गए। अब ये जो सीखने के नियम इन्होंने दिए वो कौन कौन से हैं? तो दो तरह के सीखने के नियम इन्होंने दिए। जैसे पहले नंबर पर इन्होंने दिया मुख्य नियम। मुख्य नियम में इनके 3 नियम थे: तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। तत्परता के नियम का उपनियम जो था वो था रुचि का नियम। इनके जो प्रमुख नियम हैं, मुख्य नियम, इनके उपनियम भी हैं, तो इसका उपनियम था रुचि का नियम। इसी तरह से अभ्यास का नियम है, इसका उपनियम था उपयोग अनुपयोग का नियम। उपयोग अनुपयोग का नियम। और प्रभाव का जो नियम है, इसका उपनियम था संतोष असंतोष का नियम। अब यहाँ पर ये जो नियम दिए थे इन्होंने, उसमें इन्होंने तत्परता के नियम के लिए कहा था कि कोई भी व्यक्ति जब मानसिक रूप से किसी कार्य को करने के लिए तत्पर होता है तो उसमें रुचि पैदा हो जाती है और सुनिश्चित रूप से वो अपने कार्यों को कर लेता है। और यदि उसमें तत्परता नहीं है तो रुचि पैदा नहीं होगी, रुचि पैदा नहीं होगी तो कार्य करना मुश्किल हो जाता है। इस प्रकार से इन्होंने अभ्यास के नियम में कहा था कि कोई भी कार्य करना प्रारंभ में कठिन हो सकता है, लेकिन यदि बार बार व्यक्ति उसके लिए अभ्यास करता है, प्रयास करता है, तो सुनिश्चित रूप से वो अपने अभ्यास या प्रयासों से सफल हो जाता है। क्योंकि करत करत अभ्यास की जड़मति हो सुजान, रसरी आवत जावत से शिल पड़त निशान। यानी कि अभ्यास में वो ताकत होती है जो जड़ बुद्धि व्यक्ति को भी प्रतिभाशाली या कुशाग्र बना सकता है। इन्होंने इसके लिए उपनियम दिया था उपयोग अनुपयोग का, जिसका मतलब ये हुआ कि यदि किसी कार्य का हम उपयोग समझते हैं या हमारे लिए उपयोगी है तो हम उसका बार बार अभ्यास करते हैं, और जो कार्य हमारे लिए उपयोगी नहीं होता तो हम उसका अभ्यास नहीं कर पाते हैं। इसलिए उपयोग अनुपयोग का इन्होंने जो है उपनियम इसका माना। इसी तरह से प्रभाव का नियम। प्रभाव का नियम कहता है दोस्तों कि कोई भी प्राणी जो किसी कार्य को करता है तो उसका परिणाम जरूर आता है, और उसका जो परिणाम आता है वो व्यक्ति के ऊपर प्रभाव छोड़ता है। जब परिणाम सकारात्मक आता है तो व्यक्ति को संतोष मिलता है, नकारात्मक आता तो असंतोष मिलता है। इस प्रकार से इन्होंने प्रभाव के नियम के आधार पर कहा कि परिणाम जब भी किसी कार्य के आते हैं तो वो व्यक्ति पर अपना प्रभाव छोड़ते हैं, और वो प्रभाव जो है संतोष या असंतोष के रूप में होता है। तो ये मुख्य नियम जरूर ध्यान में रखने चाहिए, इनके बारे में कई बार आते रहते हैं परीक्षा में। और दोस्तों, इसके बाद में इनके हैं गौण नियम। गौण नियम इन्होंने दिए थे 5। गौण नियम जो 5 दिए उनमें
इनकी विशेषता इनके उपनियम नहीं होते हैं। बहुप्रतिक्रिया का नियम, बहुप्रतिक्रिया का नियम है किसी भी कार्य को सफल बनाने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार से, विविध प्रकार से प्रयास करना और कार्य को सरल बना देना या सफल बना देना। उसके बाद में आंशिक अनुक्रिया का नियम या आंशिक क्रिया का नियम कहता है कि जब कार्य इतना बड़ा हो कि एक साथ किया जाना संभव नहीं हो, तो उस कार्य को हम छोटे छोटे भागों में बांट लेते हैं, आंशिक भागों में बांट लेते हैं और फिर एक एक अंश के ऊपर क्रिया करते हुए कार्यों को पूरा कर लेते हैं। तो वो आंशिक अनुक्रिया का नियम है। सादृश्यता का नियम, सादृश्यता का नियम का मतलब है किसी देखे हुए व्यवहार के आधार पर नवीन परिस्थितियों में उस व्यवहार को वैसा का वैसा कर लेना, ये सादृश्यता का नियम होता है। मानसिक विन्यास के नियम का अभिप्राय है जैसी हमारी किसी कार्य के प्रति मानसिकता या मेंटलिटी होती है, वैसे ही हमारे परिणाम आते हैं। तो कार्यों के प्रति हमारी मानसिकता हमेशा सकारात्मक हो तो हमारे परिणाम भी सकारात्मक आते हैं। साहचर्य व्यवहार के नियम का मतलब है साथ साथ जब भी कोई प्राणी किसी दूसरी प्राणी के रहता है, तो निश्चित रूप से एक प्राणी से दूसरे प्राणी के अंदर जो है विशेष प्रकार का प्रभाव आता है और वो व्यवहार में बदलाव को प्रकट करता है। यानी कि उच्च व्यवहार वाले प्राणी के संग निम्न व्यवहार वाला प्राणी रहता है, तो उच्च व्यवहार वाले प्राणी का व्यवहार निम्न व्यवहार वाले प्राणी में आने लग जाता है। इसको बोलते हैं साहचर्य व्यवहार का नियम। तो इस तरह से इन्होंने 5 गुण नियम प्रस्तुत किए। दोस्तों, ये जो थॉर्नडाइक है, इनके द्वारा जो सिद्धांत दिया गया है, इस सिद्धांत को लेकर के यदि हम गहराई से बात करें तो ये मंदबुद्धि बालकों के लिए विशेष उपयोगी है। मंदबुद्धि बालकों के लिए ये विशेष उपयोगी है। इसके अलावा जो है मंदबुद्धि बालकों हेतु और एक आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है, ये प्राणी में साहस उत्पन्न करता है, साहस पैदा करता है। ये इसकी 2 खास बातें हैं जो ध्यान में रखने की ज़रूरत है। हालांकि इनकी काफ़ी और भी उपयोगिताएं हैं, लेकिन ये 2 बातें विशेष रूप से ध्यान में रखनी चाहिए। तो दोस्तों, ये थे हमारे प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक थॉर्नडाइक, जिनका शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में, शिक्षा मनोविज्ञान के जन्म से लेकर के उसके बाद कई प्रकार की नवीन विषय वस्तु निर्माण में बड़ा योगदान रहा। मिलते हैं दोस्तों फिर किसी अन्य मनोवैज्ञानिक की जानकारी के साथ में। धन्यवाद।